नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आज हम बात करेंगे स्टॉक एसआईपी में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम स्टॉक को खरीद के करोड़पति बन सकते हैं? जब मार्केट गिरती है तब हम पैनिक हो जाते हैं, जब हम इंडिविजुअल स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन जब हम एसआईपी करते हैं किसी भी स्टॉक में तो हम बजाय कि उदास होने के, टेंशन लेने के, हमें अगर स्टॉक शिप को चुना है तो हम खुशी बनाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं पूरी जानकारी एसआईपी के बारे में, और वो भी स्टॉक से रिलेशन करके, यानी कि स्टॉक शिप क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे को एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी भी शेयर में बाय या सेल करते हैं, और उसके बदले में वो हमसे थोड़ी सी नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, जिसको हम ब्रोकरेज फीस कहते हैं। लेकिन इसमें स्टॉक शिप में हम डायरेक्ट स्टॉक को खरीदते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल पर, एक फिक्स अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में तो वो स्टॉक एसआईपी कहलाता है। जैसे कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने 2 शेयर यानी कि टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में हर महीने 5,000 रुपये लगाओ तो वो स्टॉक शिप कहलाती है। आपके बेनिफिट क्या क्या है स्टॉक शिप में, क्यों हमें म्यूचुअल फंड शिप नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टॉक शिप के बारे में। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक शिप की भी वीडियो होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। स्टॉक शिप में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सबसे पहले तो हमें एक इन्वेस्टिंग की हैबिट बनती है। हम हर महीने 2, 3, 5,000 रुपये जो लगाते हैं उससे हम एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल रहेगा। हमारे डायरेक्ट ओनरशिप रहती है, यानी कि हमारे बीच में और कंपनी के बीच में कोई भी बीच का सिस्टम नहीं रहता है, हम डायरेक्ट ही शेयर होल्डर बनते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितनी अमाउंट किस ड्यूरेशन में आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। आप हो सकता है कि 5 रुपए वाले 2 स्टॉक ले लें तो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, और 5,000 वाले 5 स्टॉक आप लेते हैं तो 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे आप कोई स्टॉक 100 रुपये में लेते हैं और फिर आप नेक्स्ट मंथ आपने 90 रुपये में ले लिया और नेक्स्ट मंथ आपने 80 रुपये में ले लिया, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो 90 रुपये बन गई है, यानी कि आपको वोलेटिलिटी का भी फायदा मिलता है। अब बात करते हैं रिस्क क्या क्या है। बेनिफिट की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं रिस्क और लॉसेस क्या है स्टॉक और शिप के। सबसे पहला लॉस, अगर हमने गलत स्टॉक को चूज कर लिया और जिसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा पुअर है, तो हो सकता है कि हमारे सारे के सारे पैसे खत्म हो जाए, वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, शॉर्ट टर्म में हम पैनिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई स्टॉक 100 रुपये में लिया और वो अगले महीने ही 80 रुपये आ गया, हमने हिम्मत करके चलो 80 में भी ले लिया, लेकिन अगले ही महीने वो 70 आ गया, तो 20 रुपये का हमें इसमें लॉस हो गया और 10 रुपये का इसमें लॉस हो गया। तो कहने का मतलब हम इसमें पैनिक में आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में जैसे हम डेब्ट में, हाइब्रिड में, इक्विटी में, ग्रोथ में अलग अलग तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें वैसा डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत रहेगी, हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें अच्छी खासी रहेगी। साथ में डिविडेंड या बोनस का फायदा भी हमें जब भी मिलेगा जब अच्छा स्टॉक हो। पूरी की पूरी 6,000 कंपनी है एनएससी और बीएससी में, सभी के सभी डिविडेंड या बोनस नहीं देते हैं। अच्छी कंपनी को अगर हमने चूज किया है तभी हमें इन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ रिस्क भी रहेंगे, लेकिन हम इन रिस्क को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम गलत स्टॉक चुनने से बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या हो सकता है स्टॉक शिप को चूज करने का। इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर शिप। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम किसी भी बिजनेस में तभी खरीदारी करते हैं जब हमें वो बिजनेस अच्छा लगता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले बिजनेस में ही हम पैसा लगाएंगे। और दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्ट्रॉन्ग कैसा है उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि उसने कितनी रिटर्न दी है, कितना उसके ऊपर कर्जा है, कंसिस्टेंसी, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर वो बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, अपने सेक्टर का वो लीडर है या नहीं है, मोनोपोली बिजनेस उसका है या नहीं है। कहने का मतलब हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी को चूज करना है, अपने सेक्टर के लीडर को हमें चूज करना है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स। लॉन्ग टर्म डिमांड वाली कंपनी को हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि एफएमसीजी कंपनी। लॉन्ग टर्म डिमांड वाली कंपनी में हम पैसा डाल सकते हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर।
फार्मा सेक्टर, आईटी, बैंकिंग। जब मैं बचपन में देखता था तब भी एसबीआई बैंक था और आज भी है। बचपन में ही डाबर, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं और आज भी हम कर रहे हैं। कहने का मतलब जो लॉन्ग टर्म डिमांड वाली कंपनी है उनमें हम पैसा लगा सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जिसकी स्ट्रोंग है उन कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। पेनी स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री में जैसे कि बैंकिंग भी, आईटी भी, फार्मा भी, निफ्टी 20 भी, हम इस टाइप की डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री में पैसा डाल सकते हैं। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो हमने बात की थी कि हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर शिप, इसी का मैं एक डिटेल में एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूं कि आप अपनी स्टॉक शिप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बेस्ट स्टॉक को चूज कर सकते हैं। जैसे कि टाइटन, फंडामेंटल हम देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सन फार्मा, टीवीएस मोटर, कोल इंडिया, बीईएल, निफ्टी 20, एचयूएल, एलएनटी, इन्फोसिस। ये मैंने एक तरह का आपका डाइवर्सिफिकेशन करके आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिया है। जैसे कि टाइटन और ट्रेंड, टाइटन अपने सेक्टर की लीडर है, ट्रेंड ग्रोथ ओरिएंटेड है, सन फार्मा फार्मा सेक्टर से मैंने ले लिया, टीवीएस मोटर मैंने ऑटो सेक्टर से ले लिया, कोल इंडिया, बीईएल ये डिविडेंड से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं, एचयूएल जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनी जिसको हम बचपन से सुनते देखते आ रहे हैं, इस टाइप की कंपनी, एलएनटी जो अपने सेक्टर की लीडर है। ऐसी कंपनी कोई इंडिया में दूसरी नहीं है। जो एलएनटी काम कर सकता है वो और कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। निफ्टी 20 को हमने इसलिए चूज किया है कि ये डायरेक्ट ही निफ्टी से रिलेटेड रहेगा। अगर निफ्टी अप एंड डाउन होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। इन्फोसिस अपने आईटी सेक्टर की टॉप कंपनी है, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का परफेक्ट एग्जांपल है। अब बात करते हैं स्टॉक शिप में कुछ और क्या ऐड कर सकते हैं हम। हाउ मैनी स्टॉक्स इन शिप एंड अमाउंट, कितने हमारे पास स्टॉक होने चाहिए एक एसआईपी में और कितनी अमाउंट हमें डालनी चाहिए। दोस्तों स्टार्टिंग आप 3 स्टॉक से कर सकते हैं, यानी कि आप अलग अलग सेक्टर के आप 3 स्टॉक को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने चूज कर लिया, मान लो कि टीवीएस मोटर, साथ में आपने एचयूएल या साथ में आपने इन्फोसिस। मिनिमम आपके पास अगर स्टार्टिंग आपने 3 से की और जब आप बढ़ाने लग जाओगे तो इसमें आप जब आपका मन हुआ तो आप इसमें 10 मिनिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम 15। आपको ये नहीं करना कि आप 25-30 स्टॉक को एसआईपी करने शुरू कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपका अमाउंट है वो मैक्सिमम 10% इन स्टॉक, यानी कि अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो आपको 10% ही है उसमें पैसा डालना है। ऐसा नहीं करना कि किसी स्टॉक में हमने 50% डाल दिया और किसी स्टॉक में हमने 2% डाल दिया, वो बात नहीं बनेगी। क्योंकि हो सकता है कि 50% वाला लॉस में चला जाए और 2% वाला आप चला जाए, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिला दोस्तों। बहुत ज़्यादा जो हाई प्राइस वाले स्टॉक हैं जैसे एमआरएफ 1.5 लाख रुपए का शेयर है, श्री सीमेंट जो 28-29 हज़ार रुपए का शेयर है, एबट इंडिया जो 30 हज़ार रुपए का शेयर है, इनको हमें अवॉइड करना है। इस टाइप के स्टॉक हमें नहीं देखने हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर 30 हज़ार रुपए का अगर हम स्टॉक देखने लगे और हमें हर महीने 5 हज़ार रुपए ही डालने हैं तो वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 6 महीने कोई शिप ना करें और एक शेयर हम एबट इंडिया का ले लें, लेकिन उसमें फायदा नहीं होगा। 6 महीने की डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी, अच्छे तरीके से उस स्टॉक को हम एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो ये तरीका सही नहीं रहेगा। इसलिए हमें कितने अमाउंट डालने चाहिए दोस्तों, आप अपनी सैलरी का, आप अपने प्रॉफिट का जो आपको बिजनेस से मिलता है उसका आप 2 से 3% ही पैसा स्टार्टिंग में अपने स्टॉक शिप में लगा सकते हैं। मान लो आपकी कमाई लाख रुपए है तो आप ये कर सकते हो कि आपने हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये ही एसआईपी पे करना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आप उसमें ओवर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एज ए स्टॉक शिप में। सबसे पहले तो पेनी स्टॉक में हमें एसआईपी नहीं करनी। जो स्टॉक आपने देखा हुआ नहीं है, जिसकी आपको समझ नहीं है, उस स्टॉक में आपको पैसा नहीं लगाना है। चाहे वो ड्रोन इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के ये कोर्स रहे हैं हमेशा कि जिस स्टॉक को, जिस बिजनेस को आप समझते ही नहीं है, उसमें आप अगर भेड़ चाल के अकॉर्डिंग या न्यूज के अकॉर्डिंग आपने कोई एसआईपी शुरू कर दी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। एसबीआई बैंक आपने देखा हुआ है,
या आपने HUL, या हमने बात की थी ब्रिटानिया की, या आप बात कर लो मारुति की, तो जो चीज़ें हमने 20-30 सालों से देखी हुई है हमें उन्हीं में पैसा डालना है, पेनी स्टॉक में नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए SIP हमें नहीं सोचने की हमें 6 महीने बाद ये पैसा चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बात हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे और जब हमें पैसा निकालने की बारी आए तो हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़े और उसके बाद में मार्केट अप चले जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। शिप करते समय फंडामेंटल रिव्यू ना करना, ये हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि हमने किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटली बात ही नहीं की कि ये स्टॉक कैसा है, कंपनी कैसी है, बस कोई भी टिप सुनकर हमने SIP शुरू कर दी, तो वो हमारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। टैक्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 1 साल के बाद में अगर आपने SIP स्टार्ट करते करते और 1 साल के बाद आपने बेचा है वो शेयर को, तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। और डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है। मान लो आपने कोल इंडिया ले लिया और कोल इंडिया हर साल लगभग 6 से 7% आपको डिविडेंड देता है और आपको डिविडेंड पर टैक्स भी लगता है। ये बात आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो एज पर स्लैब, मान लो आपने 10,000 रुपये डिविडेंड कमाए हैं, तो उसमें से कंपनी ने अगर TDS काट के आपको 9,000 रुपये दे दिया, तो 9,000 रुपये आपके जो 20% की स्लैब या 30% की स्लैब है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और उसके बाद में आपकी कंप्लीट इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो लॉन्ग टर्म टैक्स और डिविडेंड पे टैक्स मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों हर कोई ये बात करता है कि स्टॉकशिप से ये बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, स्टॉकशिप हमें स्टार्ट करने ही चाहिए, लेकिन एग्जिट कब करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोई बात नहीं करता इसके बारे में, स्टॉकशिप से एग्जिट हम कब करें। क्या हम करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। हमें हमेशा रिव्यू जरूर करना चाहिए। पैसा हमारा है, उस पैसे की संभाल करने का फर्ज भी हमारा है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाए, यानी कि कंटिन्यू प्रॉफिट गिर रहा है, उनका कर्जा बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि हमारी स्टॉकशिप यस बैंक जैसी कंपनी में या सुजलोन जैसी कंपनी में हो जाए और हम बाद में कहें कि स्टॉक मार्केट देख सकता है, फायदा नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना। जिस कंपनी के फंडामेंटल खराब हो उसमें से हमें एग्जिट करना ही चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग लगातार घट रही है, अगर प्रमोटर खुद अपने ही शेयर बेच रहे हैं, यानी कि उनको अपने ही बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अगर किसी प्रमोटर की होल्डिंग पहले 60% थी, अगले क्वार्टर में 65% होगी, अगले क्वार्टर में 60% होगी, तो हमें जरूर रिव्यू करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें किसी स्टॉक से और ज्यादा दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम उस स्टॉकशिप से एग्जिट कर सकते हैं। मान लो हमने स्टार्ट किया था पहले कोल इंडिया और हमें लगता है कि कोल इंडिया में तो यार ग्रोथ नहीं मिल रही है, सिर्फ डिविडेंड का फायदा मिल रहा है, इसकी बजाय मैं कोई और स्टॉक को पिक करूं तो ज्यादा बेनिफिट है, तभी आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। या आपने गोल अचीव करने के लिए स्टॉकशिप को स्टार्ट किया था, जैसे कि एजुकेशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए या वर्ल्ड टूर के लिए, और आपको जो अमाउंट चाहिए थी, मान लो आपका टारगेट था कि मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए और आपको वो 20 लाख रुपए स्टॉकशिप दे रही है और आपका गोल अचीव हो गया, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉस देखकर हमें पैनिक में कभी भी एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सी और डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता देता हूं दोस्तों कि अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। मार्केट न्यूज विद मुकेश वाले चैनल पर हम बात करते हैं FII DI का डाटा या नए ऑर्डर ब्लॉक डील किसी कंपनी को मिली है या नहीं, और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की बात करते हैं। तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टॉकशिप में लॉस होने लगे तो क्या करें, ये तो हमने बात की थी कि एग्जिट कब करनी है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्टॉकशिप हमने 100 रुपए में शुरू की और वो 80 रुपए आ गई, तो हम उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पैनिक नहीं करना है। जो शॉर्ट टर्म गिरावट है वो शेयर मार्केट का एक बिहेव है, वो एक नेचुरल नेचर है उसका। तो कभी भी अगर स्टॉक मार्केट ऐसी ही चलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट ऐसी चलने स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पैनिक ना करें। कंपनी के फंडामेंटल जरूर चेक करें, उनका प्रॉफिट, सेल्स, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग कैसा है कैसा नहीं है। अगर अच्छा है तो शिप को जारी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो हमारी पहले वाली स्लाइड थी कि फंडामेंटल खराब हो जाए तो हम स्टॉक शिप को एग्जिट कर सकते हैं। लॉस वर्सेस करेक्शन को हमें समझना जरूरी है कि ये सिर्फ करेक्शन है या ये पर्टिकुलर हमारा लॉस बन गया है, कंपनी बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस चीज को हमें समझना है। 10-20% मार्केट में करेक्शन नॉर्मल होता है। अब सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है स्टॉकशिप के लिए,
सबसे पहले हमें 3 से 5 क्वालिटी स्टॉक में शिप करना है। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा नहीं। शिप अमाउंट को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम शिप बढ़ा सकते हैं, वैसे वैसे हम 5 से 10 क्वालिटी स्टॉक में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कम से कम हमारा जो टाइम होराइजन है वो 5 से 10 साल तक होना चाहिए। ये नहीं कि हम 6 महीने या 1 साल के लिए एसआईपी करें, वो गलत हो जाएगा। मार्केट न्यूज से ज्यादा फंडामेंटल पर भरोसा करें। ऐसा नहीं है कि आज ट्रंप ने कुछ कह दिया, आज मोदी ने कुछ कह दिया, आज मार्केट में ये हो गया, आज ये हो गया, उससे हम स्टॉक शिप में अपने डिसीजन को चेंज करें, वो गलत हो जाएगा। अगर हमें किसी कंपनी के ऊपर फंडामेंटल भरोसा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें शिप को स्टार्ट करते रहना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ईयरली रिव्यू करें। ऐसा नहीं करना हमें कि हमने किसी स्टॉक में शिप स्टार्ट कर दी और करते रहे 5 साल 10 साल 15 साल, नहीं। हमने हर साल उसको रिव्यू भी करना है कि कहीं किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। जो हमने बात की थी कि हमने कंपनी में होल्डिंग कैसी है, या प्रॉफिट गिर तो नहीं रहा, डेप्ट बढ़ तो नहीं रहा, तो वो चीजें भी हमें समझनी जरूरी है। तो ईयरली रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक शिप को इनको शुरू करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो बिगिनर है, जिनको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं पता, वो 2 से 3 क्वालिटी स्टॉक से शुरू कर सकते हैं। उनमें क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले बेनिफिट तो उनकी एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, पैनिक भी नहीं होंगे वो, और उनको धीरे धीरे मार्केट की समझ आएगी। तब तक उनको कुछ ना कुछ क्वालिटी के स्टॉक से प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा। तो बिगिनर के लिए ये बेस्ट रहेगा। वर्किंग प्रोफेशनल जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने मंथली सैलरी से एक फिक्स्ड एलोकेशन कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल वाले, जैसे रिटायरमेंट है या किड्स की एजुकेशन है या वेल्थ क्रिएशन चाहिए जिनको, वो लॉन्ग टर्म गोल वाले भी स्टॉक शिप को आजमा सकते हैं। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। लेकिन साथ में एक रेड फ्लैग ये है, जिनके पास मॉनिटरिंग का टाइम नहीं है, जो बिल्कुल भी मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए स्टॉक शिप नहीं बनी। उनके लिए बना है म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को देके फ्री हो सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम अपने तरीके से बहुत बेटर कर सकते हैं तो स्टॉक शिप को चूज करना चाहिए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड बेटर है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? स्टॉक शिप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए एक पावरफुल तरीका है, लेकिन इसमें कुछ चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे डिसिप्लिन, यानी कि लगातार हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। पेशेंस, 5 से 10 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है। और राइट स्टॉक, ऐसा नहीं है कि हम यस बैंक या सुजलोन एनर्जी जैसे स्टॉक में पैसा डाल दें। राइट स्टॉक प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन ही हमें करोड़पति इन्वेस्टर बना सकता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट नॉलेज एसआईपी के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।